खास बात क्या है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन की वैलेंसी आपने देखा था, वो कैसा 4 रहेगा, कार्बन भी कहेगा कि मैंने दिया है तुझे तो भी मुझे दे, तो फिर क्या हो जाएगा, करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बॉन्ड के बारे में कहानी समझ में आई। 2 तरीके के हम भी कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड रिंग देखी होंगी आपने, डायमंड जो मटेरियल है वो भी कार्बन। जेनेटिक पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो लेसन है हमारा और सेकंड टर्म में आ रहा है, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। और दूसरे पार्ट का जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड। और एक्चुअल में ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। तो क्या है ये, अट्रैक्शन फोर्स किसके, बिटवीन एटम्स, या तो एटम और एटम के बीच में होगी, और आयंस के बीच में होगी, या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम है और एक आयन है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकती है, ऐसा नहीं होता। या तो एटम एटम होंगे, या आयन और आयन होंगे, या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल होंगे, तब ही ये फोर्स काम करेगी। तो अट्रैक्शन फोर्स है, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल जो बॉन्ड है वो 2 तरीके के हैं। फर्स्ट वन, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने जो इससे पहले लेसन था मेटल और नॉन मेटल का, उसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम थोड़ा सा और इसके बारे में बताने वाले हैं कि ये आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं। इन्हें दूसरा नाम और दे सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखो क्या है, द बॉन्ड which forms by transferring of electrons। क्या है वो, is called electrovalent bond। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है जो कैसे बनेंगे, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। इलेक्ट्रॉन का इनके बीच में 2 एटम होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और तब इसका फॉर्मेशन होता है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, और पहले भी कई बार हमने देखा, NaCl की बात करते हैं। NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब कोई भी कंपाउंड बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो उनमें जो बॉन्ड बनते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Na का आपको पता है 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन। तो ऑक्टेट बनाने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां से, यानी कि लूज करने के बाद में आपको पता है कैसा आयन बन जाता है, प्लस का आयन, पॉजिटिव आयन बनेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 288, यानी कि ये क्या बन जाएगा, Cl-। यानी कि इन आयंस को हम प्लस और माइनस से इस तरीके से दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से एक जो कंपाउंड है NaCl वो बनेगा।
तो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये प्लस का आयन है, ये माइनस का आयन है, और इन्हीं आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है वो Cl के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो दोनों का जो ऑक्टेट रूल है उसे फॉलो करते हैं दोनों, और NaCl का निर्माण हो जाता है। एक एग्जांपल और देखेंगे हम यहां पर, MgO। Mg की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2a2, इसमें क्या कितनी 3 सेल है, और लास्ट ऑर्बिट में इसके क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका है बच्चों 2 6। ऑक्सीजन में लास्ट ऑर्बिट में 2 की गुंजाइश है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 2 की गुंजाइश है, जबकि इसमें 2 ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा देगा, यानी कि मैग्नीशियम के जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पे 2+ आ जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन का क्या होगा? यहाँ पे हो जाएंगे 8, यानी कि ऑक्सीजन पे 2- के। तो इस तरीके से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट का जो एटम है वो तो देता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरा जो एलिमेंट है उसका एटम गेन करता है। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसकी खास बात क्या है? जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये जो बना है NaCl, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है? तो यह आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर? अब दूसरे बॉन्ड की हम बात करेंगे। दूसरा बॉन्ड है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड कैसे बनेंगे? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते या दूसरे वाला वो गेन नहीं कर सकता, तब कौन सा तरीका अपनाएंगे कंपाउंड बनाने के लिए? वो शेयर करेंगे। शेयर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो? सपोज करो किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके पास अकेले के कोई ऐसी, कभी कभी तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास अमाउंट नहीं है, तो मैं दूसरे से उधार ले लूंगा। जैसे इसने लिया, इसके पास कंप्लीट नहीं था, उसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। ठीक है? लेकिन कभी कभी उधारी से काम नहीं चलता, ना मिलते, फिर क्या करेंगे? फिर शेयर करेंगे। चल भैया तेरे पास, तू अगर हमें नहीं देता तो तू मेरे साथ ही आ जा और हम दोनों ही करेंगे मिल करके। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेंगे शेयरिंग से, उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है, जैसा हमने कल पढ़ा, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन की वैलेंसी आपने देखा था, वो कैसा 4 है, वैसे तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इस तरीके से कंबाइन नहीं कर सकता। वो कैसे करता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मैं अगर टाइप देखेंगे, पहला जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसा अगर हम कार्बन मैथेन में देखते हैं, मैथेन का एग्जांपल है CH4। तो कार्बन इसमें 4 हाइड्रोजन एटम से, एक कार्बन का एटम एक है, कार्बन का एटम एक है,
वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम से ज्वाइंट हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, पर सारे के सारे। होता क्या है, अगर हम देखें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के में क्या है, 1 है। इस वाले हाइड्रोजन के क्या है, 1 है। इस वाले हाइड्रोजन के क्या है भाई, 1 है। और यही वाला मान लेते हैं इस हाइड्रोजन के क्या है, 1 है। इन सभी में 1-1 की कमी है, इसमें 4 की कमी है कह दो, या 4 ज्यादा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है और उसे फील होता है कि तेरे पास तो 2 होगी, जबकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो है कार्बन का ही, लेकिन वो फील करता है कि उसके पास 2 हो गए। ऐसे ही ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन है ये इससे कर लेगा। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी कहेगा कि मैंने दिया है तुझे तो भी मुझे दे। तो फिर क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, सारे के सारे बॉन्ड जो है सिंगल है। दूसरा होता है भाई, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड। कहीं ना कहीं किसी ना किसी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H4, या इसे ना लेकर के अभी हम जो बॉन्ड लेंगे डबल बॉन्ड के लिए, अभी हम दूसरी किसी एक चीज को यूज करते हैं, हम करते हैं O2 को। O है, दूसरा O है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है आउटर मोस्ट सेल में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। एक बात ध्यान रखना, शेयरिंग ऐसे नहीं हो सकती कि एक जो एटम है वो तो 2 दे रहा है दूसरे वाले एटम को, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाला 3 ले रहा है उससे, ऐसा नहीं होता। जितने देगा ना इलेक्ट्रॉन्स उसे उतने ही लेने पड़ेंगे उसे। तो अब जैसे ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 ही इसे देने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखेगा, ये होता है डबल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है ये। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें भी दिखेगा, और जो नॉर्मली कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक उनमें भी दिखता है। तीसरा है भाई ट्रिपल बॉन्ड। कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड में भी बन सकता है। ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं N2। N2 में हम देखने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं भाई, लास्ट ऑर्बिट में 5। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 5। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट का जो लो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर ये वाला जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये कुछ हमारी बुक में दिखा रखे हैं, इन्हें बोलते हैं डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। वो आपको यहाँ से जितनी भी हमारी बुक में दिखा रखी हैं वो हमें करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बॉन्ड के बारे में कहानी समझ में आई? yes, 2 तरीके के हम अभी यहाँ पे 10th में, वैसे तो 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। तीसरे तरीके के जो हम बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होंगे वो हम 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी 2 बॉन्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उनके बारे में हमने आपको बताया अभी। ठीक है भाई?
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बुक रख दें यहाँ को एक। एलोट्रोप हैं क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें, जो एलोट्रोप हैं वो क्या हैं। अगर हम बात करें एलोट्रोप ऑफ कार्बन की, जैसा कि हम देखते हैं अपनी बुक में, 3 एलोट्रोप के बारे में यहां पर हमें दिखाया गया है। डायमंड, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट, स्पेलिंग देख लेना इसके, बक है सर, बक मिनिस्टर। ये 3 एलोट्रोप हमारी बुक में दिखाए गए हैं। वैसे तो इससे भी ज्यादा, अगर आपने कोयला देखा, वो भी कार्बन का एक रूप है। पेंसिल देखी, जो हमारी ड्राइंग पेंसिल होती है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड रिंग देखी होंगी आपने, डायमंड जो मटेरियल है वो भी कार्बन का एक रूप है। शुगर आपने देखा होगा, चीनी, शुगर भी कार्बन का एक रूप है, यानी कि उसमें भी कार्बन किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। तो ऐसे ही कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। लेकिन एलोट्रोप क्या है ये, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। एलोट्रोप का मतलब है बच्चों, जो एलोट्रोप है वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। कैसी, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होंगी, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसे होंगी, सेम होंगी। अगर हम डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फ्लोरीन की बात करेंगे, ये तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। सेम एक केमिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे इसकी, वो है अगर इनमें से तीनों को आप बर्न करेंगे, डायमंड को बर्न करिए, ग्रेफाइट को करिए या बक मिनिस्टर फ्लोरीन को करिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या है, कार्बन और कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बन और कार्बन ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनमें नहीं है। केवल कार्बन और कार्बन के एटम आपस में एक तरीके से एक पैटर्न में जुड़े हुए हैं, किसी में किसी तरीके से, किसी में किसी तरीके से, लेकिन तीनों में कार्बन ही कार्बन है। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तीनों में ही ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों की अलग अलग है। वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी। डायमंड क्या है, डायमंड में क्या है भाई बच्चों, डायमंड में सपोज करो ये कार्बन का एटम है, ये वाला, ये एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम, एक मेन कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। डायमंड की बात हो रही है। अगर इस वाले कार्बन एटम की भी बात करें, एक तो ये जुड़ ही गया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। कैसे ही बढ़ाते हैं, इस वाले को हमने देख लिया, इसको देखते हैं। एक तो इसका ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा और एक कार्बन एटम ये रहा। तो एक कार्बन एटम अदर कितने से, 4 से जुड़ा होता है ना। और किस से जुड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग
कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो इनकी जो मतलब अगर हम देखेंगे बाहर से, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, है ना। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज डायमंड। और डायमंड की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज जो बहुत ही ज़्यादा कठोर चीज़ें उन्हें काटने के लिए, उनके अंदर ड्रिल करने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। कांच का बहुत बड़ी कोई मोटी परत है, उसमें अगर आपको कोई सुराग करना है या उसको काटना है तो डायमंड का यूज़ किया जाएगा, है ना। कांच काटने के लिए क्या आता है, एक ये तो नॉर्मली कांच है, इन्हें तो कुछ एक अलग से ही आता है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ें हैं उन्हें अगर ड्रिल करना है या उन्हें कट करना है तो डायमंड का यूज़ किया जाएगा। एक और बात इसकी, डायमंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हाई होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि मैंने अभी बताया ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कार्बन का एक एटम अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड तो उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर आपको डायमंड को पिघलाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं, थ्री डायमेंशनल इनकी स्ट्रक्चर होती है। थ्री डायमेंशनल को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों 3D। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो 3D होगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। दूसरी अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का अगर एक कार्बन एटम है तो वो क्या 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक तो सपोज करो ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा। एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन एटम है ये तो जुड़ा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही। अगर इस वाले कार्बन की बात करेंगे, एक तो ये कार्बन इससे जुड़ गया, दूसरा ये रहा, और तीसरा मान लो ये रहा। ठीक है भाई। अब ऐसे ही इसके ऊपर अगर हम दूसरा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो इसी तरीके की ये वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा, ये वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा। इस तरीके से ये जुड़ते हैं भाई। अब इनकी लेयर बन जाती है, कार्बन 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 एटम ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अभी 3 है, ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3, और ऐसे ही यहाँ पे दिख रहे। अगर मैं इनकी कोशिश करेंगे कुछ थोड़ा सा बनाने की, इस कार्बन को ले लेते हैं। एक कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन ये जुड़ गया, एक मान लो यहाँ पे जुड़ गया। तो इसकी जो कंप्लीट अगर हम शेप देखेंगे तो हेक्सागोनल इसकी शेप हमें दिखेगी। एक हेक्सागोन इसके नीचे बनाएंगे हम। ये एक ऐसा आ गया, एक यहाँ पे आ गया ऐसे, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। दूसरा हेक्सागोन इसके नीचे है। तो इस तरीके की बहुत सारे हेक्सागोन बनते चले जाते हैं एक दूसरे के नीचे, ऊपर नीचे ऐसे परत बन जाती है हेक्सागोन की। तो ये जो परत है, अब हम देखेंगे अगर हम ऊपर नीचे रख देंगे, देखो इन्हें ऐसे, तो ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा,
ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन इस वाले से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन इस वाले से बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन ऐसे बॉन्ड बना देगा। यानी कि ऊपर नीचे भी इनके बॉन्ड बनते हैं। अभी तो मैंने दिखाया था कि ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ना। तो 3 से जुड़ा हुआ है और ये तो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। लेकिन अपने वाले नीचे वाले से जो बॉन्ड बनाएगा ये होते हैं वंडर वॉल बॉन्ड, है ना। वंडर वॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन बॉन्ड की खोज करी थी, इसलिए इन्हें वंडर वॉल बॉन्ड कहते हैं। और ये वीक वंडर वॉल बॉन्ड है। कैसे हैं? अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो नेचर होता है वो स्लिपरी होता है। इनका कलर ब्लैक है, ये स्लिपरी नेचर में होते हैं। स्लिपरी नेचर में होने की वजह से इनका यूज ल्यूब्रिकेंट, ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनमें हम मोबाइल ऑयल नहीं डाल सकते, है ना, उनमें हम इनका ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इनका यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसे होता है, ये चिपचिपा नहीं, स्लिपरी का मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। और अगर आप उसे हाथ में लेने की कोशिश करेंगे निकल जाएगा, इतना ज्यादा स्लिपरी है, रपटने वाला। तो ये ऐसे निकल जाता है और पेंसिल में इसका यूज करते ही हैं। अब एक और बात है इसकी इंपॉर्टेंट, ये तो होते हैं भाई गुड कंडक्टर, सॉरी बैड कंडक्टर। ये मैं कह रहा हूं डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है, इसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों है। इसका एक बॉन्ड, ये है कार्बन एटम, 1 2 3 4 से जुड़ जाता है। तो कुछ यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बिजली पास होने की नहीं उसमें। जबकि इसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन एटम 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इलेक्ट्रॉन का इधर उधर बॉन्डिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी कि E- बचता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें बिजली पास हो जाती है। फिजिक्स के हमने लेसन में देखा था, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे या आयंस बनेंगे वो ही ऐसा मटेरियल होगा जो बिजली पास कर सकता है, अलाउ कर सकता है बिजली को। तो इसमें भी ऐसे ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें बन रहा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो इट कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ये अपने अंदर से बिजली को पास होने की अलाउ कर देता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे इसकी, फ्लोरीन है ये एक्चुअल में, क्योंकि बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, तो इन्होंने अपने ही नाम के अनुरूप इसका नाम रख दिया, समझे। तो इसका नाम फ्लोरीन ही है वैसे, और इसे हम बच्चों C60 कहते हैं। सबसे जो बेसिक लेवल का फ्लोरीन है वो यही है। इससे हाईएस्ट भी है, किसी में 360 है, किसी में 2000 कार्बन एटम है, लेकिन सबसे कम कार्बन एटम वाला जो फ्लोरीन है वो यही है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी एक कार्बन एटम, एक मिनट देखते हैं, तीन से ही जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है इस तरीके से। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें 60 कार्बन एटम इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। 60 आपने अगर देखो, मैं इसमें क्या है, एक तो इससे नीचे आ रहा, क्या आ रहा है,
आवाज मत करो भाई थोड़ी देर। इसमें एक तो हेक्सागोन होता है और एक होता है पेंटागन। दो स्ट्रक्चर साथ साथ चलती हैं इसमें, एक हेक्सागन बन गया, एक पेंटागन बन गया, एक हेक्सागन बन गया, एक पेंटागन बन गया। और इस तरीके से इसमें 60 कार्बन एटम आपस में जुड़ जाते हैं। और ये कैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं? होलो स्फीयर की। जैसे फुटबॉल जो है होलो स्फीयर है, इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर बन जाती है। अंदर से बिल्कुल खोखला और कार्बन एटम आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं। फुटबॉल की अगर आपने देखी हो स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा। फुटबॉल की अगर आपने उसके में पार्ट भी देखेंगे ना, पार्ट जो लेदर उसमें लगा हुआ है, तो एक पेंटागन, एक हेक्सागन, एक पेंटागन, एक हेक्सागन उसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये देखने में रिजिड ही होते हैं थोड़े से, इतने रिजिड तो होते नहीं जितना डायमंड है, ना इतने सॉफ्ट होते जितना ग्रेफाइट है, लेकिन रिजिड होते हैं कुल मिलाकर के। आपको ये देखने में ऐसा लगेगा, वैसे तो स्ट्रक्चर तो उनकी ऐसी लगेगी जैसे फुटबॉल की, लेकिन अगर पूरा का पूरा एक मटेरियल आप इसे देखोगे फ्लोरीन को, तो ऐसा लगता है जैसे कोयला हो देखने में। तो इस तरीके से ये 3 एलोट्रोप हैं। इन तीनों एलोट्रोप की हमें करनी है, क्योंकि इसमें तो येलो पार्ट में दिखा रखा, लेकिन पेपर में तो इससे भी रिलेटेड आता है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नॉर्मली तो हम जो देखते हैं वो 2 तरीके ही कंपाउंड हमें दिखेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे कहते हैं इनऑर्गेनिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग विदाउट कार्बन। ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन होगा ही नहीं, उन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कार्बन कंपाउंड। कैसे हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड आपको दिखेंगे। कौन कौन से भाई? ना ना, वो तो मेटल है, मेटेलिक फॉर्म में है, वो कंपाउंड नहीं होता। जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये मेटेलिक फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कंपाउंड है, जैसे पहला CH4, इसमें कार्बन है। दूसरा CH3COOH, तीसरा CO2 कार्बन है ना, CH2 कार्बन है। तो ये इनमें कार्बन की मात्रा जरूर होनी चाहिए, उन्हें बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। दूसरे जो बता रखे हैं भाई ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं भाई? कंपाउंड्स
ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें दोनों चीज होती हैं, एक तो कार्बन भी और एक हाइड्रोजन भी। जैसे ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें सी भी है, एच भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं, C2H5OH, C2H5Cl, ये क्या है? ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कोई बात नहीं। तीसरा हाइड्रोकार्बन्स, तीसरे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड हैं ये कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कहोगे कि उसमें भी था सर, इसमें केवल यही दोनों है बस। हाइड्रोकार्बन में केवल क्या क्या पाए जाएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन पाए तो जाएंगे, लेकिन इनके कोई लिमिटेशन नहीं कि और भी पाए जा सकते हैं या नहीं भी। समझ में आ रही है? देखो CH4, इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें क्लोरीन है। तो हैं तो हाइड्रोकार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन बस केवल और कार्बन और हाइड्रोजन है जिसमें, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। CH4, C2H6, C3H8, ये हाइड्रोकार्बन है हमारे। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के आगे अगर हम चलेंगे, जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, दो तरीके के होंगे मेनली। एसाइक्लिक और साइक्लिक। थोड़ा सा आगे को चलने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। असाइक्लिक का मतलब है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है भाई, बल्कि स्ट्रेट चेन नहीं कहते, चेन कंपाउंड, इन्हें बोलेंगे भाई एसाइक्लिक, जिनमें साइकिल नहीं बनती। ए का मतलब बगैर, साइक्लिक का मतलब जिसमें रिंग नहीं बनती, उन्हें बोलते हैं एसाइक्लिक, यानी कि चेन कंपाउंड है ये। और साइक्लिक का मतलब, साइकिल का मतलब आपको पता होगा रिंग, यानी कि रिंग कंपाउंड बोलते हैं इनको। ठीक है भाई, रिंग कंपाउंड्स। अब असाइक्लिक की अगर हम बात करें तो इनकी तीन कैटेगरी हमने कर रखी मेनली, एल्केन, एल्कीन और अल्काइंस। ठीक है, ये हैं तीन कैटेगरी। ये किसकी है? असाइक्लिक की। और जो साइक्लिक है इन्हें हमने दो में कर रखा, एक तो हमने कर रखा इसमें एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है भाई, एक वर्ड से बना एरोमा। एरोमा का मतलब होता है भाई स्मेल, स्मेल कंटेनिंग। जो कंपाउंड होंगे तो रिंग में, लेकिन उनमें से अगर आप देखेंगे, अगर उन्हें अपने आसपास रखोगे तो उनमें से स्मेल आती रहेगी। दो हैं इनमें इंपॉर्टेंट जिन्हें हम पढ़ रहे हैं इस वाले लेसन में, C6H6 बेंजीन है, और एक और है जो इसे हम पढ़ते नहीं है, C6H5OH। इसका नाम पता क्या है बच्चों? फिनोल। इसका नाम फिनोल है और इसका नाम बेंजीन है। इन दो एक कंपाउंड को तो हम इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरे होते हैं इसके एलिसाइक्लिक, इन्हें बोलते हैं एलिसाइक्लिक। चमक रहा है उसमें, देखना चमक रहा है, ये नहीं चमकता। एलिसाइक्लिक है बच्चों। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब है ये रिंग कंपाउंड तो होंगे,
लेकिन इनमें स्मेल नहीं आने की, ये इनकी पहचान है। और एलिसाइक्लिक में साइक्लो एल्केन, साइक्लो का मतलब साइकिल, रिंग वाले एल्केन, ये तो नॉर्मल एल्केन है, स्ट्रेट चेन वाले, है ना। ये कैसे है, साइकिल वाले। ऐसे ही साइक्लो एल्कीन, और तीसरे होते हैं साइक्लो एल्काइन। इनके ये टाइप हैं। तो कुल मिला के ये टाइप है इनके। इनके बारे में हम मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो आगे चलेंगे हम। जो अभी हम बात कर रहे थे एल्केन की, सॉरी एल्केन, जो एल्केन है वो सारे के सारे एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सारे के सारे एल्केन। कैसे भाई, अगर हम एल्केन की बात करें तो CH4 यानी कि मीथेन जो है एक एल्केन है। अगर हम मीथेन की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने शेयरिंग कर लिया हाइड्रोजन से, तो कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं बचता। यानी कि अब इस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब, अगर हमने जब उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें और अधिक मात्रा सोल्यूट की ना घुल सके, उन्हें हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अधिक नहीं घुल सकती, तो इसकी और अधिक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, जितनी होनी थी होगी। चारों के चारों बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट एक एलिमेंट है ये, तो इन्होंने बना लिए, अब और नहीं बना सकता, लिमिटेशन इसकी खत्म होगी, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड। जबकि एल्कीन और एल्काइंस जो हैं ये हैं अनसैचुरेटेड। कैसे, अगर मैं एक, इसमें डबल बॉन्ड है भाई, एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन से, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर अब आप यहां पे देख लेना, अगर यहां से मैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड बना, या तो ऐसा कह दो कि यहां डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक जुड़ा नहीं है अभी इसमें, तो इसमें अभी भी संभावना है कि एक बॉन्ड और किसी चीज से जोड़ ले। किससे जोड़ सकता है, OH से भी जोड़ सकता है, किससे जोड़ सकता है, Cl से भी जोड़ सकता है, तो इसमें संभावना है। यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब है और पॉसिबिलिटी है इसमें बॉन्ड बनाने की, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं भी अगर आप चाहोगे तो कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है। अरे डबल बॉन्ड नहीं बना क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ तो कार्बन और यहाँ तो एक ही बॉन्ड है, तो अभी तो पॉसिबिलिटी है। जब तो ये अपने आप ही मजबूरी बस, दूसरा मिला नहीं हाइड्रोजन इसे, तो कार्बन ने अपने आप ही कार्बन से ही बना लिया मजबूरी बस, तो इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहचान क्या है, इसमें सैचुरेटेड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड में जो बॉन्ड होंगे डबल या ट्रिपल होंगे। ये इसकी पॉसिबिलिटी संभावना है, और ये इसके एग्जाम्पल है जिसे हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोकार्बन के दो रूप हैं, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। अब एल्केन की बात करेंगे भाई हम, एल्केन की। एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, या CnH2n+2 फॉर्मूले में होगा, ये इसकी पहचान है। सारे के सारे एल्केन के बॉन्ड सिंगल होंगे, जो एल्केन कंपाउंड है उनके सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, या इस फॉर्मूले में वो फिट बैठता हुआ होगा। पहले अगर एल्केन की बात करते हैं, जब C के एक होगा, C का कार्बन, C का एक एटम होगा, तो उसे बोलते हैं भाई मैथ। अगर C के दो होंगे,
सी के 3 होंगे, सी के 4 होंगे, 5 होंगे, सी के 6 होंगे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सी के अगर 7 होंगे हेप्ट, सी के 8 होंगे ओक्ट, अगर 9 होंगे नॉन, और सी के 10 होंगे डेक। इस तरीके से है, क्योंकि एल्केन है तो इनमें एन जुड़ेगा अपने आप ही, एन एन एन, इस तरीके से इनमें एन सफिक्स जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्केन है तो सभी में ये हो जाए। ये हमें ध्यान रखना कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से इनके नाम बनेंगे। हमारे लिए यहाँ तक जरूरी है, वो आगे की क्लासेस में हमारे लिए जरूरी होंगे, लेकिन यहाँ है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की पहचान क्या है? एक ना एक बॉन्ड डबल होगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा भाई, है ना, या CnH2n, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा। सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, अब इनकी वैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, यानी कि इसका नाम है C2H4, इसमें एक डबल बॉन्ड है। तीसरी अगर हम बात करें एल्काइन की, सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला होगा। ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए, एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो ये होगी एल्केन की बात हो रही। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था एरोमेटिक का, एरोमेटिक का हमने अभी देखा कि C6H6 है, तो C के हम यहाँ पे ऐसे ऐसे सी की एक चेन बन जाएगी, पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी, बल्कि सी की रिंग 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी, अगर आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया आपने तो ये सिंगल होगा, ये फिर अल्टरनेट जो होगा इनका, यानी कि एक को छोड़ के एक, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, या ये डबल, ये सिंगल, ये मतलब एक्सचेंज भी हो सकता है, जैसा भी हमने यहाँ पे बनाया। और इनमें एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि इस सी की अगर बात करें 2 और एक 3, एक हाइड्रोजन से पॉसिबिलिटी है, एक एक हाइड्रोजन से ये सारे के सारे कार्बन एटम इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये है बेंजीन, और बेंजीन में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। यहां आते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन ये है ना 3, जो एलिसाइक्लिक है, ये 3 प्रकार है। सबसे पहला है साइक्लोएल्केन। एल्केन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल, साइक्लो का मतलब होंगे रिंग में। किसमें होंगे? रिंग में। जैसे हम इस सी की बात करेंगे, 2 बॉन्ड बन गए भाई, तो इस सी के दो बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दो। इस सी के भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन से आप इसे जोड़ दो। इस सी के भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2, इसे भी 2 हाइड्रोजन से आप जोड़ दो। कहने का मतलब CH2, ये इस वाले बॉन्ड से आ गया CH2, ये इस वाले से आ गया CH2, और C और C के बीच में ऐसे बॉन्ड है, इसका H2 हम इधर लिख देंगे, ये रहा। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, क्योंकि रिंग बन गई, देखो बंद हो गया, रिंग बन गई, तो इसका नाम है अभी रुक जाओ, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है भाई। और भी 4 वाला भी बना सकते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 ऐसे। इस सी की बात करें 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 ऐसे बना दो इसके,
है ना। ऐसे ही इस सी के 2H से बना सकते हो, इस सी के 2H से बना सकते हो, इस सी के भी 2H से बना सकते हो। तो ये हो गया, क्योंकि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूट, तो ब्यूटेन है इसका नाम। वैसे तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, बस साइक्लो लग जाएगा क्योंकि रिंग में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमारा आता है साइक्लो एल्कीन। ये एल्कीन होंगे। एल्कीन का मतलब अभी हमने बताई थी डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, एक बॉन्ड कहीं ना कहीं डबल बना दो सी और सी के बीच में, और सारे के सारे आप उनसे सेटिस्फाइड कर दो। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बना दो। तो इस तरीके से हमने देखा। हालांकि साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन हमारे सिलेबस में अब की बार नहीं है 10th क्लास के में। साइक्लो एल्केन का थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। एल्केन का है कहने का मतलब जो ये हमने पढ़ाया, आप इससे घर जाकर के इसकी बहुत बड़े लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे लेवल पर आए। ठीक है, आई होप कि कल हम इसे फिनिश कर देंगे, पूरे के पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे हम। कल का एक ही पीरियड का इसमें काम बचता है, कल हम इसे फिनिश करेंगे।